हेलो फ्रेंड्स, जागरण जोश के इस डेली करंट अफेयर्स Q&A वीडियो में आप सबका स्वागत है। मैं हूं शारदानंद। हम लोग इस वीडियो में देखते हैं कि आज के करंट अफेयर्स से क्या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, साथ ही उनके क्या जवाब होंगे और उनसे जुड़े कुछ फैक्ट्स क्या रहेंगे। तो ये सारी चीजें हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के पहले सवाल के साथ। पहला सवाल है, हाल ही में इसरो ने किस लॉन्च व्हीकल से एमीसैट सैटेलाइट को लॉन्च किया? ऑप्शंस हैं PSLV-40, PSLV-C45, PSLV-C42, PSLV-C48। सही जवाब ऑप्शन बी PSLV-C45। अभी हाल ही में यानी कल ही इसरो ने अपने PSLV-C45 के थ्रू एमीसैट और 28 जो ये फॉरेन सैटेलाइट थे उनको एक साथ जो है इस व्हीकल से भेजा। कहाँ से भेजा? ये भेजा सतीश धवन लॉन्च पैड है। कहाँ पर? श्रीहरिकोटा में। और ये कहाँ पे है? ये आंध्र प्रदेश में एक जगह है, वहाँ से इसे भेजा गया, यहाँ से लॉन्च किया गया और ये सक्सेसफुली लॉन्च हुआ और सभी सैटेलाइट को अपने अपने कक्षाओं में भी पहुंचा दिया। लेकिन ये अपनी तरह का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और हिस्टोरिकल एक स्टेप था इसरो की तरफ से। क्यों ये था हिस्टोरिक? क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है जिसमें सारे ये जो सैटेलाइट्स हैं उनको 3 अलग अलग कक्षाओं में सैटेलाइट को स्थापित करने के लिए भेजा गया। एमीसैट की बात करें तो ये है इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सैटेलाइट, जिसे इसरो ने भेजा और ये जो अब DRDO को डिफेंस रिसर्च करने में काम आएगा। और उससे भी बड़ी बात है कि अब भारत विदेशी अगर किसी भी तरह का कोई डिफेंस रिलेटेड सैटेलाइट है उसको ट्रैक करने में और उसको नष्ट करने में जो रिसर्च करनी चाहिए वो DRDO को ये हेल्प करेगा। इसे सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में भेजा गया जो कि पृथ्वी से 749 किलोमीटर ऊपर है और उसी कक्षा में इसे इजेक्ट किया गया। उसके बाद इसे वापस नीचे लाया गया PSLV-C45 को 504 किलोमीटर की ऊंचाई पे जो कक्षा है उसमें 28 उपग्रहों को बाकी को वहां इजेक्ट किया गया। इस 28 उपग्रह में किस किस देश के हैं? US के हैं, स्विट्जरलैंड के हैं, लिथुआनिया के हैं और स्पेन के हैं, जिसमें US से 24 हैं, लिथुआनिया से 2 हैं और बाकी स्विट्जरलैंड से 1 और स्पेन से 1। अब आप कहेंगे कि क्या ये सारे जो सैटेलाइट इसरो ने अपने खर्चे में भेजा, क्या ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है? नहीं, ये एक कमर्शियल इन लोगों का अपना एक एग्रीमेंट होता है, यानी इसरो इन सब देशों से पैसे लेके ही सारे सैटेलाइट को अपने लॉन्च पैड के थ्रू भेजता है। ये जो पूरा जो एक फ्लाइंग टर्म था, ये जो पूरा उड़ान था वो था लगभग 3 घंटे का और फिर जाके सभी को अपने अपने कक्षाओं में सक्सेसफुली इजेक्ट करके उसमें रखा गया। अब समझिए ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ठीक 6 दिन पहले ही जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एसैट को भेजा गया था, जो एंटी सैटेलाइट मिसाइल था उसे भेजा गया। एंटी सैटेलाइट मिसाइल ने वहाँ पे जिस सैटेलाइट को नष्ट किया उसका जो डेब्रीज था वो भी उसी के आसपास वो घूम रहा था। तो ऐसा माना जाता है और ऐसा वहाँ से एक जो एक्सपर्ट है वो कहते हैं ये सारे डेब्रीज प्लस जो उस कक्षा के जो अलग अलग डेब्रीज हैं उन सबको चीरते हुए ये सैटेलाइट 749 किलोमीटर के सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में जाके उसे एस्टैब्लिश किया। तो ये एक बहुत बड़ी बात है इसरो के लिए और इंडिया के लिए एक बहुत ही ये इम्पॉर्टेंट डेज है, जो कि एक हिस्ट्री में, अगर इसरो के हिस्ट्री में होगा तो ये एक बड़ा नाम शुमार किया जाएगा। और आप यहाँ ये देख सकते हैं, ये है सतीश धवन स्पेस सेंटर और यहीं से ये है PSLV-C45 और इसी को कल सुबह 9:27 बजे लगभग इसे यहाँ से लॉन्च किया गया और इसे कक्षाओं में भेजा गया। और अब बढ़ते हैं आज के दूसरे सवाल पर। भारत के 2 सरकारी बैंकों देना बैंक तथा विजया बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कब से प्रभावी हो गया है? ऑप्शंस हैं 1 मार्च 2019, 31 मार्च 2019, 1 अप्रैल 2019, 15 मार्च 2019। सही जवाब ऑप्शन सी 1 अप्रैल 2019। अब समझिए ये विलय की घोषणा तो बहुत पहले हो गई, लेकिन विलय जो हुआ है, जो प्रभावी रूप से हुआ है वो हुआ है 1 अप्रैल, यानी कल से ये विलय जो है इसका पूरी तरीके से जो इफेक्टिवली जो यूज हुआ है वो कल से होगा। क्या सब फर्क होगा? देखिए, अब जो देना बैंक के जो कर्मचारी हैं या कस्टमर है, अगर आपका अकाउंट है देना बैंक या विजया बैंक में, तो अब ये अकाउंट माना जाएगा कि अब ये बैंक ऑफ बड़ौदा के अकाउंट हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा के कर्मचारी हैं और बैंक ऑफ बड़ौदा में के अंदर ही सारा काम
हो रहा है। विलय के पश्चात इस बैंक के पास, यानी अब जो बैंक ऑफ बड़ौदा है जिसमें देना बैंक और विजया बैंक मर्ज हो गए हैं, उनके पास अब लगभग 9,401 ब्रांचेज हो जाएंगे और 13,432 एटीएम हो जाएंगे। साथ ही 12 करोड़ के करीब इनके अपने कस्टमर हो जाएंगे। इसके बाद ये इंडिया का तीसरा सबसे बड़ा बैंक हो जाएगा, थर्ड लार्जेस्ट बैंक। इससे जो बड़ा है वो है SBI और ICICI। जो भी आप लोग अभी बैंक की प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि पहले जो शेड्यूल बैंक के जो नंबर्स थे वो 21 होते थे, जो कि अब ये वापस होके, जैसे कि IDBI को भी मैंने बताया था कि उसे अब प्राइवेट बैंक के रूप में उसको जो है मान्यता दी गई है। तो अब उसके बाद अब कुल जो शेड्यूल बैंक आपसे अगर पूछा जाए, क्योंकि ये जनरली इंटरव्यू वगैरह में ये सवाल पूछा जाता है, या फिर आपके साथ जब आपका एक पर्सनल इंटरव्यू चलेगा तो वहां पे इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। अब आपको बताना है कि टोटल 18 जो है अब शेड्यूल बैंक है। अब देखिए, क्या ये मर्जर सिर्फ यही मर्जर था? नहीं, मर्जर का अगर मैं आपको इतिहास बताऊं तो 2017 में क्या हुआ था, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ ट्रेवनकोर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद और भारतीय महिला बैंक, इन सबको किसमें शामिल किया गया था? SBI में। और अभी हाल ही में क्या हुआ, IDBI में जो LIC है उसने कितना परसेंट शेयर ले लिया था? 51%, जिसके बाद मैंने बताया था कि उन्होंने नाम चेंज का भी जो है ये प्रस्ताव रखा था वगैरह वगैरह। तो ये सारा एक आप देखेंगे तो एक मर्जर का एक इतिहास रहा है भारत में, और जो अभी लेटेस्ट हुआ है वो इन 3 बैंकों का हुआ है। अगला सवाल, स्काई ट्रैक्स द्वारा हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के लिए जारी की गई रैंकिंग में किस देश का एयरपोर्ट विश्व का सबसे बेहतर हवाई अड्डा है? ऑप्शन है अमेरिका, सिंगापुर, चीन, भारत। सही जवाब ऑप्शन बी, सिंगापुर। स्काई ट्रैक्स कहाँ की कंपनी है? ये इंग्लैंड की कंपनी है, और ये क्या करती है, पूरे विश्व में जितने भी हवाई अड्डे हैं उनके सारे आर्ट ऑफ जो भी उनके तकनीकी होते हैं, या जो भी उसमें तरह तरह के फैसिलिटीज़ होते हैं, उन सबको देखते हुए वो एक रैंकिंग देती है। और उस रैंकिंग के आधार पर उसने बताया कि इस बार लगातार 8वां बार सिंगापुर दुनिया का सबसे अच्छा, सबसे बेहतर एयरपोर्ट है, हवाई अड्डा है। और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि अगर सिंगापुर हवाई अड्डे के बारे में आप जानेंगे तो पता चलेगा कि वहाँ पे स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी है, स्विमिंग पूल है, पार्क है, मतलब इतनी सारी एमेनिटीज़ हैं कि अपने आप ये ना से एयरपोर्ट के अलावा ऐसा लगता है कि वो एक बहुत ही बड़ा एक सिटी भी बसाई गई है एयरपोर्ट के अंदर ही। वहीं अगर भारत की बात करें तो इसमें इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली को 59वां स्थान मिला है, जो कि पिछले साल 66वें स्थान पे था, लेकिन इस बार इसकी जो पोजीशन है वो इम्प्रूव हुई है और 59th पोजीशन पे पहुंची है। वहीं मुंबई के CST छत्रपति शिवाजी महाराज जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो 64वें स्थान पे है, और हैदराबाद का राजीव गांधी हैदराबाद हवाई अड्डा ये 10 अंक नीचे आके 66वें स्थान पे रहा है। इससे पिछले साल वो 56वें स्थान पे था। अगला सवाल, नागालैंड के कितने उत्पादों को अब तक GI टैग मिला है? ऑप्शन से 10, 5, 15, 3। सही जवाब ऑप्शन 3। नागालैंड के बारे में आप जानते होंगे कि ये नेचुरली बहुत ही रिच स्टेट है, नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है, और वहाँ पे नेचर आप देखेंगे, पेड़ हैं, फल हैं, तो इन सब के होते हुए भी कहीं ना कहीं आपके मन में ये सवाल उठता होगा कि यहाँ पे GI टैग भी तो बहुत ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन अभी इसी के ऊपर सरकार ने जो नागालैंड की जो गवर्नमेंट है उसने चिंता जताई कि हम लोग इतना नेचुरली रिच रिसोर्सफुल स्टेट हैं, फिर भी हमारे पास सिर्फ 3 ही अभी तक GI टैग मिले हैं। वो 3 GI टैग कहाँ कहाँ पे हैं? नागा मिर्च है जिसे अप्रैल 2018 में GI टैग मिला था, नागा ट्री टोमेटो है जिसे अप्रैल 2014 में मिला था, और चाक्से सांग शॉल है जिसे 2018 में GI टैग मिला था। GI टैग के बारे में मैंने आपको बताया ही है, ये ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन टैग है जो जिस पार्टिकुलर स्टेट में जिसकी विशेषता है अगर वहाँ पाई जाती है तो उसे GI टैग दिया जाता है। और इसके ऊपर अभी नागालैंड सरकार ने कहा कि आने वाले समय में हम और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए जो है GI टैग लेने के लिए अप्लाई करेंगे। अगला सवाल, किस राज्य ने आतंक के वित्त पोषण और अन्य आतंकी संबंधित गतिविधियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए एक बहुअनुशासनात्मक आतंकी निगरानी समूह MDTMG का गठन किया? ऑप्शन से असम, गुजरात, जम्मू कश्मीर, मणिपुर। सही जवाब ऑप्शन सी, जम्मू
कश्मीर। जम्मू कश्मीर ने अभी हाल ही में जो टेरर फाइनेंसिंग होती है या अन्य जो भी टेरर को लेके जो भी काम अगर जम्मू कश्मीर में कहीं हो रहा है उस पर रोक लगाने के लिए एक मल्टी डायमेंशनल टेरर मॉनिटरिंग ग्रुप का गठन किया हुआ है, जिसे आप MDTMG कहेंगे, बहु अनुशासनात्मक आतंकी निगरानी समूह। ये जो मल्टी डिसिप्लिनरी टेरर मॉनिटरिंग ग्रुप है ये हर वीक अपनी एक मीटिंग करेगी और मीटिंग के जो फाइंडिंग होंगे उसका रिपोर्ट जो है सीधे सीधे ये गवर्नमेंट को ये देगी। इसमें क्या होगा, ये ऐसे लोगों की पहचान करेगी जो कहीं ना कहीं टेरर फाइनेंसिंग के साथ लिंक है। ये ऐसे लोगों की पहचान करेंगे जिनका ये माना जा सकता है कि वो पाकिस्तान के किसी नेटवर्क में है। ये ऐसे समूहों की पहचान करेगी जो आतंकवादी गतिविधियों में अपनी जो है काम कर रहा है, या वो किसी तरह के एंटी इंडिया का जो ग्रुप होगा या एंटी इंडिया किसी भी तरह का कोई एक्शन होगा उसमें वो शामिल हो। तो ये जो MDTMG ग्रुप है ये इस तरह के कामों में जो लोग हैं उन्हें पिन पॉइंट करके गवर्नमेंट को इसकी रिपोर्ट देगी और इसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। अगला सवाल, हाल ही में किस हिंदी की प्रसिद्ध साहित्यकार और सामाजिक कार्यकर्ता का निधन हो गया? ऑप्शंस हैं रमणिका गुप्ता, डॉक्टर राजेंद्र कुमार जोशी, वेद प्रकाश शर्मा, हिमांशु उपाध्याय। सही जवाब ऑप्शन ए रमणिका गुप्ता। रमणिका गुप्ता का अभी हाल ही में निधन हो गया। उन्होंने स्त्री विमर्श के ऊपर जो है एक लिटरेचर में जो वीमेन का क्या रोल होना चाहिए स्त्री विमर्श के ऊपर बहुत ही अच्छा काम किया है। साथ ही विभिन्न मुद्दों को भी उठाया है। सामाजिक सरोकार की पत्रिका है युद्धरत आम आदमी की वो संपादक भी थी। बिहार विधानसभा और विधान परिषद में विधायक रही हैं। इनकी आत्मकथा है हादसे और आपूहुद्री जो कि बेहद लोकप्रिय है। इसके अलावा उनकी प्रमुख रचनाओं में भीड़ सतर में चलने लगी है, तुम कौन, तिल तिल नूतन, मैं आज़ाद हुई हूँ, अब मूर्ख नहीं बनेंगे हम, भला मैं कैसे मरती, आदम से आदमी तक विज्ञापन बनते कवि, ये सारे इसमें शामिल हैं। अगला सवाल, हाल ही में किस देश ने घोषणा की है कि निर्धारित मानदंडों से मिलने वाले सभी भारतीय डिग्री के लिए समकक्षता जारी करेगी? ऑप्शन है सऊदी अरब, UAE, सिंगापुर, जापान। सही जवाब ऑप्शन बी UAE। UAE ने अभी देखिए इसके पीछे का पहले बैकग्राउंड समझिए, हुआ क्या है। जो भी इंडियन लोग हैं या यहाँ के जो यूथ हैं वो यहाँ से सर्टिफिकेट कोर्स करते हैं और अगर किसी गल्फ कंट्री में चले जाते हैं, मान लेते हैं UAE। अब यहाँ पे सर्टिफिकेशन इनका इंडिया का है लेकिन UAE गवर्नमेंट उस सर्टिफिकेट को नहीं मानती क्योंकि उनका अपना कुछ स्टैंडर्ड होता है, उनकी अपनी कुछ सर्टिफिकेशन होती है। अब अगर वो स्टैंडर्ड और सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो आप UAE में जॉब नहीं ले सकते। इन सारी चीज़ों को अब खत्म करते हुए UAE सरकार ने घोषणा की कि अब भारत में जो भी आप डिग्री लेते हैं उसके समकक्ष क्वालिटी की या उसके समकक्ष स्टैंडर्ड जो भी वहाँ पे डिग्री होगा उसके स्वरूप इसकी मान्यता दे दी जाएगी। तो मान लेते हैं आप यहाँ से MBA करके वहाँ गए हैं। अब अगर वहाँ MBA के समरूप या समकक्ष कोई डिग्री होगी तो वो डिग्री आपको वहाँ पे माना जाएगा कि यू आर इक्विवेलेंट टू दिस डिग्री एंड नाउ यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर सच जॉब्स विच रिक्वायर्ड सच डिग्रीज। तो ये एक बहुत ही बड़ा स्टेप UAE सरकार ने किया है। अब इससे जो यहाँ से जो लोग जाते हैं उन्हें वहाँ पे नौकरी लेने में अच्छी खासी मदद मिल जाएगी। और अब अगला और आखिरी सवाल, इनमें से कौन स्लोवाकिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी? ऑप्शंस हैं ए जुजाना कैपुतोवा, इसाबेल मार्टिनेज डी पेरोन, बिग्सफिनबोग डॉकिर। इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन ए जुजाना कैपितोवा। ये वहाँ एक लिबरल पर्सनैलिटी मानी जाती है और ये यूरोपियन कमीशन के उपाध्यक्ष हैं सेमकोविट के, जिन्हें 42% वोट मिला। उनके रिस्पेक्टिव इन्हें 58% वोट मिला और ये लगभग 16% वोट के साथ उन्होंने वहाँ पे अपनी जीत दर्ज की है। वह उदारवादी प्रोग्रेसिव स्लोवाकिया पार्टी की सदस्य हैं। इस पार्टी का संसद में फिलहाल तो कोई सीट नहीं है। स्लोवाकिया में अभी भी अगर आप देखेंगे तो सेम सेक्स मैरिज को या वहाँ पे एबॉर्शन को या फिर वहाँ पे बच्चे को गोद लेने का, इस सब का कोई भी कानूनी मान्यता नहीं मिली है। ऐसे में माना जाता है कि जब ये इदारवादी सोच की हैं तो ऐसे जो लोग हैं जो सेम सेक्स मैरिज वाले हैं, जो इस तरह के गोद लेने वाले हैं, तो ऐसे जो लोग हैं उनके विचारों को और उन्हें जो है ये कुछ आगे लाएगी, उनको अधिकार दी जाएगी। तो दोस्तों खत्म करेंगे हम आज के इस सेगमेंट को यहीं पे। बढ़ते हैं अगले सेगमेंट पे जहाँ पे मैंने आपसे एक सवाल पूछा था उसका जवाब देखेंगे और आपके लिए एक सवाल भी वहाँ रखेंगे।
मैंने आपसे पूछा था अमेरिका ने किस देश की सीमा पर दीवार बनाने के लिए $1 अरब राशि को मंजूरी दी है। ऑप्शन है मैक्सिको, चीन, रूस, जापान। सही जवाब ऑप्शन ए मैक्सिको। मैक्सिको और अमेरिका के बीच में एक दीवार यूएस गवर्नमेंट या वहाँ के प्रेसिडेंट बताएंगे ट्रंप, उन्होंने इसके बीच एक दीवार बनाने का प्रस्ताव रखा था। क्यों रखा था? क्योंकि मैक्सिको से इलीगल तौर पे लोग जो है सीधे सीधे यूएस में आ जाते थे और फिर यहाँ आके कुछ ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट कुछ ऐसे काम कर जाते थे जो कि उनके समाज के लिए, लोगों के लिए सही नहीं होता था। तो इस तरह का जो इलीगल इन्फ्लक्स था मैक्सिको से यूएस तक, उसको रोकने के लिए इन्होंने एक दीवार बनवाने की पेशकश की और जिसमें $1 अरब राशि को मंजूरी दी गई है। इस राशि में ना सिर्फ वहां की गवर्नमेंट पैसे लगा रही है बल्कि ट्रंप का जो अपना फाउंडेशन है वो भी प्राइवेट रूप से इसमें पैसे डोनेट करके वो दीवार बनवाने में हेल्प कर रहा है। और अब एक सवाल आपके लिए जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स पे लिख के देना है। हाल ही में किस बैंक ने रिलायंस इंडस्ट्रीज TCS के 100 बिलियन एम कैंप क्लब में खुद को शामिल किया? ऑप्शन है HDFC, ICICI, SBI, BOB। आप अपने जवाब को हमें कमेंट बॉक्स पे लिख के भेजिए। अपने फीडबैक हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। अब तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छा लगा इसे अधिक से अधिक आप लोग लाइक करें, शेयर करें और देखते रहें जागरणजोश.com।